मेरा टॉपिक नाम आयोनाइजेशन पोटेंशियल, एनर्जी और इंथैल्पी। देखो, पोटेंशियल इसीलिए क्योंकि हम इसको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कैलकुलेट करते हैं। ध्यान से कहानी को सुनना। आयोनाइजेशन पोटेंशियल, तो पोटेंशियल इसलिए क्योंकि हम जब भी आयोनाइजेशन को कैलकुलेट करेंगे तो कैलकुलेट किससे करेंगे बताओ? इलेक्ट्रॉन वोल्ट से। और एनर्जी इसलिए क्योंकि हम बात करेंगे मिनिमम रिक्वायर्ड एनर्जी का। ठीक है। और इंथैल्पी इसलिए क्योंकि हम बात करेंगे एक्सो और इंडोथर्मिक प्रोसेस का। नाम सुना है ना? उष्मा क्षेपी और उष्मा शोषी। यस सर। यस सर। तो इंथैल्पी से रिलेटेड मतलब हो गया एक्सो इंडो, एनर्जी मतलब मिनिमम रिक्वायर्ड, पोटेंशियल मतलब इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इसका इंट्रोडक्शन पहले लिख लो। ये डाउन द ग्रुप है, ये क्रॉस द पीरियड है। पीरियड में आयोनाइजेशन एनर्जी इंक्रीज करता है और डाउन द ग्रुप आयोनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज करता है। इसको देखते हैं कैसे। नोट हो गया? यस सर। कोई समझा देंगे? अभी पहले नोट करो। अभी हम लिखे हैं वर्ड का मतलब। आयोनाइजेशन मतलब किसी भी एटम पे चार्ज का होना। किसी भी एटम पे जब चार्ज ऑक्यूपाइड होगा उस मैकेनिज्म का नाम है आयोनाइजेशन एनर्जी, पोटेंशियल या इंथैल्पी। पोटेंशियल मतलब इलेक्ट्रॉन वोल्ट से कैलकुलेट करेंगे, एनर्जी मतलब मिनिमम रिक्वायर्ड एनर्जी, और इंथैल्पी मतलब हीट के बारे में स्टडी करेंगे। यहाँ लिखा हुआ है डाउन द ग्रुप में डिक्रीज करेगा, अक्रॉस द पीरियड में इंक्रीज करेगा। अब समझते हैं पूरा अभी इसको बेसिक स्टार्ट से। किए हैं। हाँ, अभी स्टार्ट किए, जस्ट पहला ये लिखें। यस सर। माइक ऑफ करो, किसका माइक ऑन है? सुबह माइक ऑफ करो अपना। नोट हो गया? यस सर। इसको उसका डेफिनेशन लिख लो। ये होता क्या है, इसको डेफिनेशन देना। मिनिमम एनर्जी
मिनिमम का बात करेंगे, मिनिमम एनर्जी required to remove most loosely bonded, most loosely bonded outermost shell electron, outermost shell electron in ground state, in ground state from an isolated gaseous atom. Isolated gaseous atom is known as ionization energy. Known as ionization energy. यानी लो यहाँ पे आइसोलेटेड का मतलब विदाउट एनी बॉन्डिंग विथ अदर एटम। मेंशन कर लो। इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट है मिनिमम एनर्जी, remove most loosely bonded outermost shell electron. ग्राउंड स्टेट होना चाहिए और हम बात कैसे करेंगे आइसोलेटेड गैसियस का। हम लोग का मूल कॉन्सेप्ट खत्म हुआ, चलिए रहा अभी हो गया सर। हो गया, टाइट्रेशन वगैरह हो गया। रेडॉक्स चल रहा है जी। रेडक्स चल रहा है सर, ओ, इसके बाद टाइट्रेशन स्टार्ट करेंगे। हाँ सर। एन फैक्टर वगैरह हो गया, एन फैक्टर। नो सर, अच्छा, रेडॉक्स रिएक्शन के बाद स्टार्ट करेंगे टाइट्रेशन, तो उसी में पढ़ाएंगे। अच्छा अच्छा। सर यहाँ पर विदाउट एनी बॉन्डिंग विद अदर एटम बोला है, तो मतलब एक ही सिंगल एटम के बारे में स्टडी करेंगे क्या? हाँ हाँ, आइसोलेटेड, आइसोलेटेड का मतलब होता है सिंगल एटम। आइसोलेटेड का मतलब यहाँ हो गया सिंगल एटम, वैसा एटम जो किसी दूसरे एटम से कंबाइन नहीं कर सके। मतलब आयोनाइजेशन एनर्जी एक्चुअली में हम लोग फ्री स्टेट में, ओके, हम लोग दो यहाँ पे क्या लिखे हैं गैसियस एटम। तो एक्चुअली क्या होता है ना, गैस एक्चुअली में क्या होता है मालूम है, मॉलिक्यूल। आयोनाइजेशन एनर्जी मॉलिक्यूल के लिए नहीं है, किसके लिए बताओ, एटम के लिए। एटम के लिए। अच्छे देखो ध्यान से, इसमें कॉन्सेप्ट क्या है, जैसे मान लो एग्जाम्पल में हम सोडियम लें, तो डेफिनेशन को पढ़ के कि सोडियम के किस इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए इस थ्योरी का इस्तेमाल करेंगे। आउटर मोस्ट आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन।
आउटरमोस्ट, आउटरमोस्ट मतलब कौन सा, एल सेल, कौन सा बताओ, एम सेल। एम सेल। हाँ तो ध्यान दो, करा है, ये रहा न्यूक्लियस, ये रहा इसका सराउंडिंग ऑर्बिट। तो अगर हम यहाँ पे इलेक्ट्रॉन को रखते हैं ये सेल, एल सेल, एम सेल में, तो किसी भी एटम का मोस्ट लूजली बॉन्डेड मतलब वैसा इलेक्ट्रॉन जहां पे न्यूक्लियर फोर्स सबसे कम लगता हो, तो सोडियम का मोस्ट लूजली बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन ही वाला होगा। अब इस इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए यहाँ पे क्या देना पड़ेगा, एनर्जी। तो अगर हम मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड का बात कर रहे हैं तो ध्यान से, सोडियम एक मेटल है, होता है क्या, सॉलिड। इसको पहले किस अवस्था में ले आएंगे, गैसियस। तो पढ़े होगा 9th-10th क्लास में, किसी भी सॉलिड को गैस में जब कन्वर्ट करते हैं तो एक एनर्जी का इस्तेमाल होता है, हीट का, उसका नाम क्या है, सब्लिमेशन एनर्जी। नाम सुने हो? यस। नो सर, नहीं सुने हैं। अच्छा, अभी हम दिखा देंगे। सर उर्दू में पाता हाँ हाँ, एक्चुअली में देखो होता क्या है कि किसी भी एटम को आयोनाइज्ड करना तब आसान होता है जब उसका फिजिकल स्टेट क्या हो, सॉलिड, लिक्विड या गैस। तीनों में से कौन सा आसान होता है? इसका मतलब है गैसियस स्टेट सबसे अच्छा और सबसे इजीली स्टडी स्टेट है, क्योंकि गैस को हम दबा सकते हैं, कंप्रेस कर सकते हैं, गैस में से आउटरमोस्ट ऑर्बिट से इलेक्ट्रॉन को निकाल सकते हैं। सॉलिड में ऐसा नहीं कर सकते हैं, क्योंकि सॉलिड में कंप्रेसिविटी नहीं होता है। जैसे मान लो मेरे पास ये सॉलिड है, इसको कितना भी हम प्रेस करें ये प्रेशर काम नहीं करेगा, क्योंकि इसमें एटम क्या होता है, कंपैक्ट होता है, काफी क्लोजली बॉन्डेड होता है। तो उस इसके एटम को आयोनाइज करना मुश्किल है, क्योंकि सॉलिड में क्या होता है, एटम का स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनता है, मेटेलिक बॉन्ड बनता है। तो कहने का सर मतलब है, हथौड़ा से मारेंगे तो, हैं? हथौड़ा से मारेंगे तो हथौड़ा से मारने का बात नहीं है, यहाँ कंपेयर करना है। हथौड़ा से मारेंगे तो होगा ही, कंपेयर करना है कि सॉलिड, लिक्विड और गैस में सबसे अच्छा स्टेट होता है गैस, क्योंकि गैस के एटम काफी दूर दूर होते हैं, उनमें डिग्री ऑफ फ्रीडम होता है, मतलब वो आसानी से डिस्प्लेस हो सकते हैं, मूवेबल हो सकते हैं। इसलिए यहाँ पे बोला गया है गैस के बारे में। और गैस के मतलब आइसोलेटेड होना चाहिए, मतलब बॉन्डिंग वहां नहीं होना चाहिए। तो फिर बॉन्डिंग को हटाने के लिए फिर एनर्जी देना पड़ेगा। तो डेफिनेशन क्या है कि किसी भी मेटल को गैसियस अवस्था में लाना है और इसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट से इलेक्ट्रॉन यहाँ निकालना है। बताओ, ये इलेक्ट्रॉन किस स्टेट का होगा, ग्राउंड स्टेट का। ग्राउंड स्टेट का मतलब है कॉन्फ़िगरेशन क्या लिखेंगे, अकॉर्डिंग टू अबव प्रिंसिपल। अब बताओ, इस थर्ड ऑर्बिट से इलेक्ट्रॉन अपने आप नहीं निकलेगा, नहीं। इसके लिए गैस ही हमको देना। मिनिमम एनर्जी देना पड़ेगा। और ये एनर्जी क्या होता है, क्लास में पढ़ चुके हैं स्ट्रक्चर ऑफ एटम में। एनर्जी मतलब एच न्यू, एच सी बाई लैम्डा, एच न्यू। तो जैसे ही इसको एनर्जी दिए, ये एटम आयोनाइज्ड हो गया और यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकल गया। कितना इलेक्ट्रॉन निकला, एक इलेक्ट्रॉन। अब वो ध्यान से, रिएक्शन भी बैलेंस हो गया। सोडियम के पास 11 इलेक्ट्रॉन था, मोस्ट लूजली बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन हम इसको बोलेंगे। इसको निकालने की एनर्जी दिए, तो सोडियम प्लस में इलेक्ट्रॉन हो गया 10। बताओ इधर इलेक्ट्रॉन कितना हो गया, 10 और 1 11। इधर भी इलेक्ट्रॉन कितना हो गया, 11। तो डिफरेंशियल क्या है, मेटल को हम क्या किए, आयोनाइज्ड, सोडियम पे चार्ज पैदा किए। तो मेटल को आयोनाइज करने के लिए कितना मिनिमम एनर्जी हम इसको दिए, उसी का नाम क्या है, आयोनाइजेशन एनर्जी। हाँ, तो दिमाग में बैठा लो कि अब उसे आयोनाइजेशन एनर्जी का जब न्यूमेरिकल बनाओगे तो आयोनाइजेशन एनर्जी इलेक्ट्रॉन रिमूव करने का मैकेनिज्म। इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने का मैकेनिज्म है, तो कहां से रिमूव करना है, आउटर मोस्ट सेल से, है ना, फ्रॉम आउटर मोस्ट सेल, जहां पे इसका
फोर्स कम होता हो, लिखा हुआ है मोस्ट लूजली, मतलब जो इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से इंटरेक्ट नहीं होना चाहता है उस इलेक्ट्रॉन को हम आसानी से निकाल सकते हैं। तो ऐसा करने के लिए जो मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड होगा उसका नाम क्या जाएगा, आयोनाइजेशन एनर्जी। सर आयोनाइजेशन एनर्जी को हम लोग बाहर से देते हैं ना। हाँ, अच्छा बताओ, अकॉर्डिंग टू रिडॉक्स, रिडॉक्स पढ़ रहे हो ना? हाँ, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट इसी का एक मैकेनिज्म है, उसी मैकेनिज्म से थ्योरी बनाया है। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट जो हम पढ़े थे ना स्ट्रक्चर ऑफ एटम में, उसी का ये टाइप भी है आयोनाइजेशन एनर्जी। लेकिन वो तो एक कंडीशन पे होता है ना सर। हाँ, वहां पे कंडीशन नहीं था, यहाँ कंडीशन है कि किसी भी मेटल को आयोनाइज्ड करना तब आसान होगा या उसके मैकेनिज्म को स्टडी करना तब आसान होगा जब हम उस एटम को गैसियस स्टेट में स्टडी करेंगे। तब यहाँ पे कंडीशन लगा दिया गया गैसियस स्टेट, नहीं तो फिर एटम आयोनाइज होगा मेटल क्या वहां पे। गैसियस स्टेट में हो सकता है? हाँ, गैसियस स्टेट में ही कंडीशन तो कौन सा लाइन कर दिए, गैसियस स्टेट में ही ये वाला प्रोसेस होता है। सर सोडियम को गैसियस स्टेट सोडियम गैस है। हाँ, तो देखो हम लिखा देते हैं, ये बता देते हैं, पहले नोट करो। नोट हो गया? यस सर। सर अभी हम लिखा देंगे कि कोई भी मेटल जैसे सोडियम किस स्टेट में पाया जाता है, सॉलिड में। यस सर। हाँ, तो पहले उसको सॉलिड से गैस में कन्वर्ट कर लेंगे, उसके लिए वहां एक एनर्जी रिक्वायरमेंट होता है, उसका नाम है सब्लिमेशन एनर्जी। अभी पॉइंट वाइज हम लिखा देंगे। पहले ये देख के बताओ कि अगर हम आयोनाइजेशन एनर्जी का रिडॉक्स फॉर्म पूछे तो कौन सा फॉर्म होगा ये? ऑक्सीडेशन सर। हाँ, बिल्कुल सही है, ये सब मेंशन करवा दे रहे हैं, यहाँ खुद से देख लो। सोडियम जो है इसको हम एनर्जी दिए, ये एनर्जी एब्जॉर्ब करके आयोनाइज्ड हो गया और अपने मोस्ट लूजली इलेक्ट्रॉन को लॉस कर दिया। यहाँ मेटल क्या हो गया, स्टेबल हो गया। यहाँ पे जी लगा दो, यहाँ पे जी लगा दो, है ना? बताओ, एनर्जी दे के काम कर रहे हैं, इसलिए थर्मोडायनामिकली जब पढ़ोगे इसका नाम है इंथैल्पी, और यहाँ लगा देंगे आई। तो क्या पढ़ेंगे इसको, आयोनाइजेशन इंथैल्पी। तीसरा नाम लिखाए थे ना आयोनाइजेशन एनर्जी का। बताओ, एनर्जी दे रहे हैं, इंथैल्पी पॉजिटिव होगा कि निगेटिव होगा? पॉजिटिव हो जाएगा। पॉजिटिव। हाँ, एनर्जी दे के इलेक्ट्रॉन निकाल रहे हैं तो एनर्जी देने का मतलब क्या हो गया, इस एटम को हीट दे रहे हैं, ये हीट एब्जॉर्ब किया, साथ है पॉजिटिव होने की वजह से आयोनाइजेशन एनर्जी कौन सा प्रोसेस हो सकता है बताओ, इंडोथर्मिक, है ना? ना, इंडो मतलब क्या होता है, एब्जॉर्ब, और थर्मिक मतलब टेम्परेचर या हीट। थर्म मतलब हीट या टेम्परेचर। अगर हीट को एब्जॉर्ब किसी भी रिएक्शन में, एनर्जी अगर लेफ्ट साइड लिखा हुआ है तो इसका मतलब आईपीएसी साइन होता है पॉजिटिव। एनर्जी अगर दाएं साइड लिखा हुआ है तो एनर्जी का साइन क्या होगा, निगेटिव। तुमसे पूछ देगा आयोनाइजेशन इंथैल्पी कौन सा प्रोसेस है, इंडो की एक्सो, इंडो बोलेंगे। सर अच्छा वो जो बताओ, बोले आउटर मोस्ट सेल से इलेक्ट्रॉन मतलब ग्राउंड ये गैसियस एटम से ही निकाल सकते हैं, तो फिर सर ये सोडियम बोल रहे थे, और सर बोले वो आइसोलेटेड होना चाहिए सिर्फ एक एटम में, तो फिर बाकी सारे एलिमेंट्स तो सर सिंगल में तो फॉर्म नहीं, वो पाया एग्जिस्ट नहीं करता है, तो सारा फिर तो सर ये नोबल गैस के लिए ही चल जाएगा। नहीं, जैसे हम लोग मान लो आइसोलेटेड गैस स्टेट एटम का मतलब क्या हो गया कि जब भी मैं स्टडी करेंगे तो हम एटम का स्टडी करेंगे। जैसे सोडियम फ्री स्टेट में पाया जाता है कि नहीं पाया जाता है? पाया जाता सर Na+।
हाँ, तो जो जो फ्री स्टेट में पाया जाता है उसके लिए आयोनाइजेशन एनर्जी का डेफिनेशन है। यहाँ कंबाइंड स्टेट का बात इसलिए नहीं करेंगे कि कंबाइंड स्टेट में कंबाइंड, मान लो जैसे कोई मॉलिक्यूल ले लिए, ये गैस है, तो होगा क्या इसमें, ए और ए के बीच में कोई बॉन्ड बन रहा होगा। तो बॉन्ड बनने का मतलब क्या हो गया, यहाँ पे एक फोर्स लग रहा होगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। अब इस बॉन्ड को तोड़ने के लिए भी एनर्जी चाहिए, तब जाके ये मॉलिक्यूल फ्री हो पाएगा। क्योंकि हम किसका बात कर रहे हैं, ग्राउंड स्टेट का। ग्राउंड स्टेट का मतलब इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन का, और इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन कहाँ वैलिड है, एटम में वैलिड है कि मॉलिक्यूल में वैलिड है? एटम एटम में। एटम हाँ, इसलिए आयोनाइजेशन एनर्जी का दो तीन कंडीशन है। ये हम जब भी बात करेंगे तो एटम का बात करेंगे, हम मॉलिकुलर स्टेट का बात नहीं करेंगे, है ना, मॉलिकुलर स्टेट का बात नहीं करेंगे, क्योंकि मॉलिक्यूल को फिर एटम में कन्वर्ट करना पड़ेगा और फिर इस मैकेनिज्म को लेना पड़ेगा, इसलिए सीधा बात करेंगे एटम का। जब भी बात करेंगे तो गैस का, तो गैस में आयोनाइजेशन सॉलिड और लिक्विड के रिस्पेक्ट में पास्ट होता है। और जब भी हम बात करेंगे इलेक्ट्रॉन रिमूव्ड का बात करेंगे, और कौन से इलेक्ट्रॉन का बात करेंगे, जो मोस्ट लूजली बॉन्डेड होगा, मतलब आउटरमोस्ट होगा। समझ में आ गया इतना बात सबको? सर हम्म। हेलो सर, डेल्टा एच आई इज इक्वल टू पॉजिटिव लिखे ना, उसका मतलब उसका मीनिंग क्या है? अच्छा, मीनिंग ये है कि किसी भी एटम को हम एनर्जी दिए, मतलब ये एटम क्या हो गया, एनर्जी एब्जॉर्ब किया और तब जाके इलेक्ट्रॉन लूज कर पाया, तो एनर्जी एब्जॉर्ब का साइन होता है पॉजिटिव। सर ये उसका एनर्जी, उसका एनर्जी लेके कर रहा है ना। हम्म, हाँ, तो आगे थर्मोडायनामिक्स में पढ़ोगे कि एनर्जी लेके करे या एनर्जी दे के करे, उसका नाम है इंथैल्पी। क्या वो पूरा लिखता पूरा है? पूरा का नाम इंथैल्पी है? हाँ, ये डेल्टा एच जो है इसको बोलते हैं साइंस में इंथैल्पी। इंथैल्पी मतलब हीट का एक फॉर्म है, हीट का ही एक फॉर्म है। और चूंकि यहाँ आई लगा दिए, नाम क्या पड़ गया, आयोनाइजेशन इंथैल्पी। आयोनाइजेशन एनर्जी को हम यहाँ क्या बोल दिया, आयोनाइजेशन इंथैल्पी। तो आयोनाइजेशन इंथैल्पी में एनर्जी क्या हो रहा है, एब्जॉर्ब हो रहा है, इसलिए यहाँ पर लिखेंगे हीट एब्जॉर्ब हो रहा है। नाम क्या रखें इसका, इंडोथर्मिक। अब समझ में आया? यस सर। तो किसी भी रासायनिक प्रक्रिया में, किसी भी केमिकल रिएक्शन में, अगर हम किसी एटम को एनर्जी दे के इलेक्ट्रॉन निकाल रहे हैं तो एनर्जी का साइन होता है पॉजिटिव। एनर्जी इधर ऐड किए लेफ्ट साइड, रिएक्टेंट के साइड, ये रिएक्टेंट है, तो अगर हम रिएक्टेंट के साइड एनर्जी ऐड करेंगे तो एनर्जी का साइन होता है पॉजिटिव, इंडोथर्मिक इन नेचर। और इसका नाम रखा गया डेल्टा एच आई, मतलब एनर्जी जो है ये हीट का एक फॉर्म है। क्या नाम हो गया, आयोनाइजेशन एंथैल्पी। अच्छा बताओ, इलेक्ट्रॉन अगर लूज हो रहा है तो कौन सा प्रोसेस को बोलेंगे, बोल सकते हैं ऑक्सीडेशन हो रहा है, बोलोगे? हाँ, इसका मतलब है, ये भी नोट कर लो, एग्जाम में पूछ देगा आयोनाइजेशन एनर्जी कौन सा प्रोसेस है, तो हम लोग करेंगे इसको ऑक्सीडेशन प्रोसेस। थर्मोडायनेमिकली पूछेगा कौन सा प्रोसेस है, क्या बोलोगे उसको, इंडोथर्मिक। सर तो थर्मोडायनामिक डायनामिक में पढ़ेंगे ना, थर्ड लॉ जो है वो तीनों लॉ में ये सब है। हाँ, नोट हो गया इतना?
यस वो लिखा देना सब पॉइंट, फिर बताएंगे कि कब ये इंक्रीज करेगा, कब ये डिक्रीज करेगा। तो पहला तो डेफिनेशन था, अब सेकेंड नंबर पॉइंट गिना। हम लोग बात करेंगे सक्सेसिव आयोनाइजेशन एनर्जी का। बताओ जी, सक्सेसिव का मतलब क्या होता है? हाँ, लगातार। तो लगातार का मतलब क्या होता है, यहाँ नोट करना। सक्सेसिव आयोनाइजेशन एनर्जी का मतलब क्या होता है, तो लिखो वहां पे फॉर एन एटम, एटम को उनका मान लिए एम, लगा दिए जी, एम फॉर मेटल। देखो सक्सेसिव आयोनाइजेशन एनर्जी आर एज फॉलो। देखो आर एज फॉलोज। यहाँ लिखो एम जी प्लस E1। लिख भी दो एच के बाद क्या लिखे हैं? एज फॉलो, एज फॉलो। उतारो पहले, एज फॉलो लिखे हैं। सर वो सक्सेसिव आयनाइजेशन एनर्जी का ही डेफिनेशन लिखा है नीचे में। हाँ, देखो एम प्लस जी प्लस E2, देखो E2, देखो एम प्लस प्लस, एम प्लस प्लस E3, एम ट्रिपल प्लस। यहाँ पे E1 का मतलब हो गया फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी, E2 का मतलब हो गया सेकेंड आयोनाइजेशन एनर्जी, और E3 का मतलब हो गया थर्ड आयोनाइजेशन एनर्जी। तो समझना ध्यान से, E1 E2 E3। और लिख लेना यहाँ से E1 E2 E3 में रिलेशन। ये होता है ऑलवेज, ऑलवेज फॉर एन एलिमेंट। एनर्जी का ऑर्डर है जो स्ट्रक्चर ऑफ एटम में भी हम लोग पढ़े थे। E1 से बड़ा क्या होता है E2, E2 से बड़ा क्या होता है E3। एनर्जी का ऑर्डर पढ़े थे वहां पे, याद है? सक्सेसिव का मतलब ध्यान समझना, जो लिखे हैं तो ध्यान समझना। या एम मतलब मेटल तो या एलिमेंट, ऑलवेज के बाद क्या लिखे हैं? ऑलवेज फॉर एन एलिमेंट। ऑलवेज फॉर एन एलिमेंट। सर जो जी लिख रहे हैं नीचे वो क्या है? सब गैस है,
जहाँ जहाँ जी लिख रहे हैं गैस है, नीचे जब भी लिखा जाता है फिजिकल स्टेट होता है वो। तो मतलब है जो भी यहाँ पे एलिमेंट लेंगे कहाँ लेंगे, गैसियस स्टेट में लेंगे। सर जो फर्स्ट इलेक्ट्रॉन लूज मतलब निकाले वो लास्ट सेल मतलब सबसे लास्ट सेल से निकाले ना, उसके बाद हाँ उसके आगे, जब इसलिए जब E1। जहाँ भी इलेक्ट्रॉन निकाले हैं आउटर मोस्ट सेल से निकाले हैं। सर ये 3 के बाद 4 इलेक्ट्रॉन लूज करना मतलब नहीं होता है ना? आगे भी हो सकता है, डॉट 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 होता लेकिन है यहाँ। अभी हम समझा देंगे इसको, ध्यान सर समझ। यदि सर अगर नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन आ गया तो सर फिर उससे इलेक्ट्रॉन कैसे निकाल पाएगा? अगर हाँ सोडियम के बाद अगर दूसरा उसका आयनाइजेशन एंथैल्पी करते हैं तो फिर तो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन आ गया। हाँ ठीक है, बता दे रहे हैं, एक्सप्लेन कर रहे हैं। तो इसमें ध्यान ध्यान क्या रखना है, यहाँ मेटल पे कोई चार्ज नहीं है, इसका ऑक्सीडेशन स्टेट है 0, यहाँ +1 है। तो जब कंपेयर करोगे ना तो 1 इलेक्ट्रॉन का डिफरेंस आएगा। यहाँ पे चार्ज है +1, यहाँ चार्ज है +2, तो +1 से +2 में कितना का डिफरेंस, 1 का। यहाँ चार्ज है +2, यहाँ +3 है, कितना का डिफरेंस है, 1 का। इसका मतलब ये रिएक्शन ये बतलाना चाह रहा है कि हम मिनिमम एनर्जी का बात करेंगे, क्योंकि मिनिमम इलेक्ट्रॉन हम निकलवा रहे हैं। और समझो ध्यान से, नोट हो गया सबका? नोट हो गया? यस सर। चलो ध्यान से समझना। देखो बच्चों, सक्सेसिव आयोनाइजेशन एनर्जी का मेन मतलब क्या होता है? मेन मतलब है, जैसे मानो तुम्हारे पास एक एलिमेंट हम दिए एल्युमिनियम, बताओ तो एल्युमिनियम में से कितना इलेक्ट्रॉन हम निकाल सकते हैं? 3। 3। इलेक्ट्रॉन। स्टेबल हो गया ना, 3 इलेक्ट्रॉन निकाल सकते हैं, बैलेंस भी स्टेबल हो गया। अब वो ध्यान से, एक्चुअली में इसका मैकेनिज्म क्या होता है? देखो इसका मैकेनिज्म क्या होता है, इसका मैकेनिज्म है एल्युमिनियम पहले एनर्जी अब्सॉर्ब किया, या एनर्जी अब्सॉर्ब करवा देंगे, और ये इलेक्ट्रॉन को निकाल दिया। फिर हम एल्युमिनियम प्लस लिए, फिर इसको एनर्जी दिए, 1 इलेक्ट्रॉन और निकाला। फिर हम एल्युमिनियम 2+ से एनर्जी दिए, इलेक्ट्रॉन निकाल दिया। जो पढ़ाए हुए थे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में एक टॉपिक जिसका नाम था कट ऑफ पोटेंशियल या स्टॉपिंग पोटेंशियल, कि किसी भी एलिमेंट में से हम इलेक्ट्रॉन तब तक निकाल सकते हैं एनर्जी देके जब तक वो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन प्राप्त नहीं कर ले। बताओ क्या एल्युमिनियम 3+ का अगला रिएक्शन पॉसिबल है? नो नो सर। हाँ, क्योंकि ये स्टेबल हो गया। तो सर ये वाला तो प्रोसेस हम लोग को बार बार करना पड़ेगा। हाँ, तो इसका तो क्या हो गया, जितना स्टेप में रिएक्शन हुआ उसको आयोनाइज एनर्जी मान लेंगे। यहाँ पे एनर्जी दिए तो फर्स्ट आयोनाइज एनर्जी रिएक्शन, यहाँ सेकेंड में दिए तो सेकेंड आयोनाइज एनर्जी रिएक्शन, थर्ड में दिए तो थर्ड आयोनाइज एनर्जी रिएक्शन। और हम ये बोलेंगे कि जब तक एनर्जी देते रहेंगे तब तक इलेक्ट्रॉन इमिट होता रहेगा। किसी भी एलिमेंट के लिए उसका जो अगला स्टेप आयोनाइज एनर्जी है वो अपने पिछले स्टेप से बेहतर होता है। बताओ, इससे बेहतर स्टेप ये वाला हुआ, सबसे बेहतर ये वाला हुआ ना। यस सर। ये इसका मतलब है मेटल को हम एनर्जी तब तक देंगे जब तक उसके आउटरमोस्ट ऑर्बिट से या मेटालिक सरफेस से इलेक्ट्रॉन लूजली इलेक्ट्रॉन निकल नहीं जाए। अब ये लूजली इलेक्ट्रॉन नहीं है, ये स्ट्रॉन्ग बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन है, इसलिए इसको हम निकाल नहीं सकते हैं। अच्छा बताओ, जब थर्मोडायनामिकली आगे पढ़ोगे
तो अगर हम मैथमेटिक्स में इसको 3 इक्वेशन मान लें, 3 इक्वेशन, बताओ ये सिमिलर साइड है, कैंसिल होगा ना, अपोजिट साइड है तो सेम चीज यस अपोजिट सर। साइड है। और बताओ, इस तीनों को जब जोड़ेंगे आंसर ये वाला हो जाएगा, एल्युमिनियम गिव्स एल्युमिनियम 3+, और ये जो मोल है इस तीनों को जोड़ देंगे 3 मोल इलेक्ट्रॉन। इसका मतलब क्या हो गया, तुमसे पूछा जाएगा अगर ओवरऑल आयोनाइजेशन एनर्जी, बताओ क्या ये प्रत्येक पाथ का सम होगा कि नहीं होगा। तीनों स्टेप को जोड़ने से चौथा स्टेप मिला, तो अगर हम पूछें किसी भी एलिमेंट का ओवरऑल आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होगा, तो प्रत्येक पाथ का सम होगा। बोलो। होगा सर। हाँ, इसलिए नाम पड़ा इसका सक्सेसिव आयोनाइजेशन एनर्जी। तो सक्सेसिव का तो मतलब हो गया कि किसी भी एटम को हम तब तक एनर्जी देंगे जब तक वो अपने इलेक्ट्रॉन को निकाल के स्टेबल नहीं हो जाए। एक ऐसा टाइम पीरियड आएगा जहां से इलेक्ट्रॉन को निकालना अब हम बंद कर देंगे। तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में पढ़े थे, वैसे पोजीशन को या वैसे टर्म को हम लोग बोलते हैं आयोनाइजेशन पोटेंशियल यहाँ 0 हो जाएगा, मतलब अब इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकाल ही नहीं सकते हैं। उसका नाम पढ़ाए थे वहां पे स्टॉपिंग पोटेंशियल। तो सक्सेसिव आयोनाइजेशन एनर्जी का मतलब क्या हो गया कि हम जितने आयोनाइजेशन एनर्जी का बात करेंगे उसमें एनर्जी का ऑर्डर ये वाला होना चाहिए, पहला स्टेप से ज्यादा अच्छा स्टेप सेकेंड वाला से स्टेप थर्ड वाला, मतलब यहाँ स्टेबिलिटी ज्यादा आ गया, हम बोलेंगे यहाँ आयोनाइजेशन एनर्जी जो है सबसे बेहतर हो गया। ओवरऑल आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होगा, प्रत्येक पाथ का सम हो जाएगा। क्लियर हो गया सबका। यस सर सर। ये यस ओवरऑल सर। जो आयोनाइजेशन एनर्जी है ये हर मतलब कि एटम के लिए वैलिड होगा। हाँ, हर के लिए वैलिड होगा। और ये भी दिमाग लगाना, अगर तुमसे कोई पूछ दे एल्युमिनियम में कितना सक्सेसिव आयोनाइजेशन एनर्जी हो सकता है, ऑप्शन दे देगा 1 2 3 4, तो क्या टिक करेंगे। 3। हाँ, यहाँ तीन। से ट्रिक्स है, किसी भी एलिमेंट का जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होगा वो सक्सेसिव आयोनाइजेशन एनर्जी के बराबर होता है। हमको निकालना कौन सा इलेक्ट्रॉन है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन। एक फार्मूला भी हो गया, ट्रिक्स भी हो गया। एल्युमिनियम का वैलेंस इलेक्ट्रॉन 3 है, तो इसका 3 सक्सेसिव आयोनाइजेशन एनर्जी स्टडी करेंगे। फास्फोरस का 5 है, तो उसका 5 सक्सेसिव आयोनाइजेशन एनर्जी स्टडी करेंगे। मैग्नीशियम का 2 है, 2 स्टडी करेंगे। सोडियम का 1 है तो 1 ही स्टडी करेंगे। सोडियम का सेकेंड आयोनाइजेशन एनर्जी पॉसिबल नहीं है क्योंकि उसमें एक ही वैलेंस इलेक्ट्रॉन को हमको निकालना है। मैग्नीशियम का 2 पॉसिबल है, एल्युमिनियम का 3 पॉसिबल है। अब जब भी क्लोरीन पूछेगा, का साथ। अब बोलो। सर क्लोरीन का साथ मतलब उसे 7 इलेक्ट्रॉन लूज कर सकते हैं। हाँ, 7 इलेक्ट्रॉन लूज कर सकते हैं। सर तो सबसे ज्यादा संभव कितना है लूज सर कर इतना सकते हैं? इलेक्ट्रॉन लूज करना। आ रहे उस पे आ रहे, सबसे ज्यादा कौन होगा, सबसे कम कौन सा होगा, आ रहे। देखो पहले पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं, फिर वहां पे पहुंच जाएंगे आराम से। सर लिखे नहीं थे। नहीं लिखी थी, नो सर। कोई लिखा है जी बालक सब लोग। यस सर। हाँ तो शेयर यस कर दो सर। उसको। यस सर। हाँ, शेयर कर दो ग्रुप में, शेयर कर दो जल्दी से, वो लिख लेगी। या शेयर। सर छोड़ दीजिए बाद में लिख लेंगे। अच्छा नहीं, भेज देगा, लिख लेना आराम से। सर यही आगे वाला लिखो। चैट सेक्शन में भेज दिए। अच्छा वेरी गुड। देखो, इलेक्ट्रॉन कैन नॉट बी रिमूव्ड, इलेक्ट्रॉन कैन नॉट बी रिमूव्ड
from solid state of an atom, from solid state of an atom. उपाय क्या है? देखो, it has been converted into शिवम माइक ऑफ कर लो please. gaseous form. आगे लिखो, energy required for conversion from solid state to gaseous state is called sublimation energy. Sublimation जो है उष्मा का एक फॉर्म है, हीट का, मतलब sublimation energy मतलब है sublimation, MAPION, sublimation energy. वेपोराइजेशन सब होता है उसी तरह है सर। हाँ, उसी तरह से है, बता देंगे, पहले नोट कर लो। देखो, इट इज, अगला पॉइंट में, इट इज ऑलवेज एन इंडोथर्मिक प्रोसेस, इसलिए यहाँ पे हीट का साइन होगा पॉजिटिव, प्लस भी मतलब पॉजिटिव। नेक्स्ट में लिखो, इट इज सर मेजर्ड इंडोथर्मिक प्रोसेस बता देंगे, इट इज मेजर्ड इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम, इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम, तो ना हम लिखेंगे ईवी पर एटम का मतलब ईवी मतलब इलेक्ट्रॉन वोल्ट, सर इलेक्ट्रॉन वोल्ट। सर हाँ, सेकंड पॉइंट में जो लिखे हैं इट इज ऑलवेज एन क्या लिखे, इंडोथर्मिक प्रोसेस, प्रोसेस। ओके सर। हाँ, प्रोसेस, डेल्टा एच का साइन पॉजिटिव। इट इज मेजर्ड इन के बाद इट इज मेजर्ड इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम, इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम और किलो कैलोरी पर मोल। देखो, किलो कैलोरी पर मोल या किलो जूल पर मोल मतलब एक मोल, एक एटम। 1 किलो में 1 एटम, हाँ, मतलब अगर हम 1 मोल में 1 केजी, ऐसा? हाँ, एक मोल के लिए 1 किलो कैलोरी, 1 मोल निकालना है इतना जूल, ये लिखना है, किलो कैलोरी है। इसका हम बात क्यों कर रहे हैं? तो कहीं ना कहीं हम हीट का बात कर रहे हैं। ये सब यूनिट कहाँ पर होंगे? जब लोग थर्मोडायनामिक्स पढ़ेंगे तब एनर्जी को सबसे बेहतरीन इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कैलकुलेट कर सकते हैं, और अगर एनर्जी का एक फॉर्म हो गया हीट, तो मेजरमेंट किसमें होगा? किलो कैलोरी पर मोल, मतलब 1 मोल या 1 एटम से
इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए कितना एनर्जी चाहिए, दैट इज कॉल्ड किलो कैलोरी। कितना हीट चाहिए एक मोल या एक एटम से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए, हीट अगर हमको काइनेटिक फॉर्म में चाहिए तो क्या बोलेंगे, किलो जूल। एक एटम या फिर एक एलिमेंट से एक मोल एटम। हाँ, मोल मतलब क्या हो गया, मोल मतलब हो गया वहां पे हम एक एटम का बात करें या एक एलिमेंट का बात करें। सर वो एक एटम बोले ना तो बस एक ही एटम हमको सोच रहा है। हाँ, ये सब जब पढ़ोगे ना हीट, तो हीट में ये सब एनर्जी का यूनिट है, किलो कैलोरी पर मोल या किलो जूल पर एटम। जूल में भी कर सकते हैं, कैलोरी में भी कर सकते हैं, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में ही करना पड़ेगा क्योंकि सबसे अच्छा यूनिट यही होता है एनर्जी। तो बच्चों क्या लिखे, अब आयोनाइजेशन एनर्जी का हम बात इसमें नहीं कर सकते हैं क्योंकि सॉलिड स्टेट में क्या होता है, लूजली इलेक्ट्रॉन होता ही नहीं है। एटम जो भी सॉलिड स्टेट में होता है उसमें इलेक्ट्रॉन एक दूसरे से काफी क्लोजली अटैच्ड होता है, इसलिए लिखा हुआ है कि सॉलिड स्टेट में हम आयोनाइजेशन एनर्जी का बात नहीं कर सकते हैं। तो हमको सोडियम जैसे सॉलिड में है तो सॉलिड में आयोनाइजेशन एनर्जी का बात नहीं कर पाएंगे, तो सोडियम को कन्वर्ट करना पड़ेगा गैस में। तो क्या लिखा हुआ है कि किसी भी एटम को जब हम एनर्जी देंगे तब वो एनर्जी लेकर सॉलिड से कहाँ कन्वर्ट होगा, गैस में। चूंकि एनर्जी लेकर ये काम हो रहा है इसलिए एनर्जी का साइन क्या होगा, ये हीट का साइन क्या होगा, पॉजिटिव। ये पहले ध्यान रखना, सब्लिमेशन मतलब होता है कि अगर हम किसी सॉलिड को, उदाहरण से किसी सॉलिड को कन्वर्ट कर रहे हैं गैस में, अपने आप कन्वर्ट नहीं होगा, इसके लिए हमको यहाँ पे इस एनर्जी का रिक्वायरमेंट होगा। कौन सा एनर्जी, सब्लिमेशन एनर्जी। तो सॉलिड में एनर्जी देंगे तब वो गैस में कन्वर्ट होगा। अब गैस को हम डिफाइन कर सकते हैं, तो चूंकि सब्लिमेशन एनर्जी एनर्जी ऐड करके कन्वर्ट होता है इसलिए एनर्जी का साइन क्या होगा, एडिशन साइन। तो थोड़ी देर पहले ही पढ़ाए थे आयोनाइजेशन एनर्जी कौन सा प्रोसेस, एंडोथर्मिक। जब भी इसको हम मेजरमेंट करेंगे तो एक एटम से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए, तो इसलिए लिखे इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम। इलेक्ट्रॉन वोल्ट को हम क्या बोल सकते हैं, किलो कैलोरी और किलो जूल। क्लियर होगा कॉन्सेप्ट सबका। सर क्या दोनों सब से मिलता है, मतलब एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर 1 किलो कैलोरी पर मोल। हाँ, नोट हो गया। सर यस अगर सर। इलेक्ट्रॉन वोल्ट में दिया होगा तो उसको किलो कैलोरी में चेंज करना होगा उसके बाद ये। हाँ, ये तीनों ही यूनिट में कर सकते हैं, कन्वर्जन हम पढ़ा देंगे अभी। इलेक्ट्रॉन सर आप वोल्ट को बोले तीनों एक ही है। हाँ, यहाँ और लिखा हुआ है, देखो ना, और क्यों लिखा हुआ है, क्योंकि हम क्या बताए कि अलग अलग फॉर्म है बस। जैसे हम लोग एनर्जी को कैलकुलेट करते थे तो फॉर्मूला क्या होता था, -13.6 Z² बाय n² इलेक्ट्रॉन वोल्ट, अकॉर्डिंग टू बोर्स थ्योरी। अगर हम मान लो आयोनाइजेशन एनर्जी को हीट के फॉर्म में कैलकुलेट करें, इंथैल्पी के फॉर्म में, कितना ये पॉजिटिव हुआ उसका मैग्नीट्यूड, तो हीट के फॉर्म में डेफिनेशन क्या है, किलो कैलोरी पर मोल। मतलब एक एटम या एक मोल किसी सब्सटेंस को आयोनाइज्ड करने में कितना हीट लगा, ये जो हीट लगा है ना, जैसे हम क्या बोले थे अभी डेफिनेशन में, यहाँ पर जैसे सोडियम है, ये आ गया गैस स्टेट में, है ना। अब यहाँ पे जो एनर्जी हम इसको दे रहे हैं जिससे ये आयोनाइज होकर इलेक्ट्रॉन को लूज कर पाया, इलेक्ट्रॉन को लॉस कर पाया, ये जो एनर्जी है ये इंथैल्पी का ही एक फॉर्म है। तो कितना एनर्जी लगा इसको हम बोल सकते हैं इतना एनर्जी लगा, किलो कैलोरी। सोडियम के लिए तो क्या इस्तेमाल करेंगे, पर मोल या पर एटम।
तो इसका मेजरमेंट जो है किलो कैलोरी में भी कर सकते हैं, किलो जूल में भी, क्योंकि आयोनाइज एनर्जी हीट का एक फॉर्म है, इंथैल्पी इसको बोलते हैं। तो कहने का मतलब है कि जब तुम आयोनाइजेशन इंथैल्पी का बात करोगे, ध्यान दो, आयोनाइजेशन इंथैल्पी का बात, किसका, डेल्टा एच आई का बात, दिख रहा है बोर्ड पे। जब आयोनाइजेशन इंथैल्पी का बात करेंगे बताओ, तो इसका मेजरमेंट किस में होगा, किलो जूल कैलोरी में। या जूल में। क्योंकि हीट को हम कैलोरी और जूल में डिफाइन कर सकते हैं। और जब हम बात करेंगे आयोनाइजेशन एनर्जी का, इसमें किसमें कैलकुलेट करेंगे बताओ, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। पढ़े थे ना एनर्जी का फॉर्मूला, बोर्ड थ्योरी में इलेक्ट्रॉन वोल्ट में होता है। यस सर। हाँ, तो ध्यान देना, ये स्पेसिफिक टर्म है। जब तुमको इंथैल्पी पूछा जाएगा तब, आयोनाइजेशन इंथैल्पी, आयोनाइजेशन इंथैल्पी कैसे डिफाइन करते हैं, हीट एनर्जी से। तो पता सब रहना चाहिए तब क्वेश्चन बनेगा। क्लियर हुआ कॉन्सेप्ट? सर इसका क्वेश्चन। हाँ, सब हो जाएगा। पहले देखो ना, पहले थ्योरी तो कंप्लीट कर दो, सब बता देंगे एग्जाम्पल। कोई दिक्कत नहीं किसी को? नो सर, क्वेश्चन बताइए। ठीक है, किसी को दिक्कत नहीं है तो क्वेश्चन और एग्जाम्पल को भी डिस्कस कर लेते हैं। अच्छा, अभी बताओ, थ्योरी भी हो जाएगा, क्वेश्चन भी हो जाएगा। सब पीरियोडिक टेबल में नहीं बताया कि मतलब कैसे वेरी करता है। हाँ, वही बताने वाले हैं। डेफिनेशन क्लियर हो गया? अब बताओ, अब तुमसे कोई पूछे अक्रॉस द पीरियड आयोनाइजेशन एनर्जी इंक्रीज क्यों करता है? देखो, उसका बहुत सारा रीजन है। सबसे इंपॉर्टेंट क्या है कि अक्रॉस द पीरियड में एक एटम ले लो सोडियम, एक एटम इधर का ले लो क्लोरीन, पढ़ेंगे हम लोग आगे NaCl, लैटिस एनर्जी। बताओ, सोडियम के आउटरमोस्ट ऑर्बिट से इलेक्ट्रॉन निकालना आसान है, क्लोरीन के आउटरमोस्ट ऑर्बिट से इलेक्ट्रॉन निकालना आसान है? सोडियम क्या हो? सोडियम। देखो, सोडियम मेटल है और मेटल का टेंडेंसी ही होता है, मेटल का टेंडेंसी होता है, तो टेंडेंसी इलेक्ट्रॉन को निकालने का। इसका मतलब है आयोनाइजेशन एनर्जी में हम इलेक्ट्रॉन निकालने के बारे में सोचेंगे और ये इसको सपोर्ट कर रहा है। देखो, ये नेचर के अगेंस्ट है। बताओ, क्लोरीन आसानी से इलेक्ट्रॉन गेन करेगा कि लूज करेगा? गेन करेगा। गेन करेगा। इसका नेचर इलेक्ट्रॉन गेन करने का है ना। जैसे मान लो तुम में सारे स्टूडेंट में बहुत सारे स्टूडेंट का नेचर है पढ़ाई करने का, है ना। अब हम जबरदस्ती बोलेंगे कि चलो तुमको मूवी दिखाते हैं, तो जो पढ़ने वाला बच्चा रहेगा वो हमको साफ मना कर देगा, है ना। इसका मतलब क्या हो गया कि अगर हम इसके नेचर के अगेंस्ट चलेंगे, ये बोलेगा कि हम बहुत ज्यादा एनर्जी का डिमांड करेंगे, तब हम इलेक्ट्रॉन को लॉस कर सकते हैं। मतलब सर, क्लोरीन तो कभी भी ये क्या बोलते, सिंगल स्टेट में नहीं रहेगा, वो हमेशा बॉन्ड बना के ही रहेगा। बॉन्ड बना के ही रहेगा। इसलिए बॉन्ड जब बना के रहेगा तो उसको आइसोलेटेड में लाना पड़ेगा, उसके लिए बहुत कठिन कार्य करना पड़ेगा, मतलब बहुत ज्यादा एनर्जी का वो डिमांड करेगा। इस तरह ये अपने नेचर के अगेंस्ट नहीं जाना चाहेगा। इसमें 7 इलेक्ट्रॉन निकालना है, इसमें 1 इलेक्ट्रॉन निकालना है। सर ये एल लिखे या 1 लिखे हैं? ये यहाँ पे 1 लिखे हैं और यहाँ पे लिखे हैं 7। ठीक है, इसका मतलब क्या हो गया? तो इसका मतलब हो गया कि सोडियम को जब हम यहाँ पे एनर्जी देंगे, यहाँ 1 क्वांटा का इस्तेमाल करेंगे, 1 क्वांटा का, देखो ध्यान से। लेकिन अगर हम क्लोरीन के आउटरमोस्ट ऑर्बिट से इलेक्ट्रॉन निकालना चाहें, तो पढ़ा चुके तुमको, जब तक ये स्टेबल नहीं होगा तब तक इलेक्ट्रॉन को निकालता रहेगा। तो क्लोरीन के इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए इतना क्वांटा का इस्तेमाल करना पड़ेगा। यहाँ पे H न्यू के रिस्पेक्ट में 7 क्या हो गया, मोल हो गया।
तब जाके स्टेबल होगा, है ना, तब जाके स्टेबल होगा। तुम खुद देखो, या 1 मोल क्वांटा में काम चल गया, या कितना मोल क्वांटा में काम चला, 7 में। साथ है क्वांटा वाइज मैग्नीट्यूड इसका बड़ा हो गया, मैग्नीट्यूड वाइज इधर आयोनाइज एनर्जी ज्यादा होता है, और मैग्नीट्यूड वाइज इधर आयोनाइज एनर्जी कम होता है। इसलिए लिखा हुआ है लेफ्ट से राइट जाएंगे तो आयोनाइज एनर्जी क्या करेगा, इंक्रीज। अब पूछ देगा तुमसे इसका लॉजिक बताओ, तुम लॉजिक क्या लिखोगे, लॉजिक लिखोगे राइट हैंड साइड एलिमेंट बिलोंग्स टू पी ब्लॉक। इसका आंसर ये हो गया। लेफ्ट से राइट जाने पे इंक्रीज क्यों करेगा, तो पढ़ चुके हो, फिल्टर में इधर होता है एस ब्लॉक, इधर होता है डी ब्लॉक, और इधर क्या होता है, पी ब्लॉक। जो पी ब्लॉक एलिमेंट है वो इलेक्ट्रॉन को आसानी से लूज होने नहीं देगा। आरएसएस मतलब राइट हैंड साइड, राइट हैंड साइड, राइट हैंड साइड एलिमेंट जो है वो इलेक्ट्रॉन को आसानी से लूज होने नहीं देता है। वो कहता है कि हम ज्यादा एनर्जी लेंगे तब इलेक्ट्रॉन को लूज करेंगे। देखो यहाँ पे क्या हो गया, आसानी से, मतलब ये अपने इलेक्ट्रॉन को आसानी से निकाल सकता है। यहाँ एनर्जी क्या देना पड़ेगा, मिनिमम, यहाँ क्या देना पड़ेगा, मैक्सिमम। मिनिमम टू मैक्सिमम एनर्जी क्या करेगा, इंक्रीज करेगी। लेकिन सर क्लोरीन में तो इलेक्ट्रॉन ज्यादा बाहर रहेगा ना, तो उसको निकालना ज्यादा आसान होगा। नहीं नहीं, ज्यादा बाहर रहेगा तो ज्यादा आसान रहेगा, वो ठीक है। लेकिन हम यहाँ पहले ही इंट्रोडक्शन में भी बता दिए कि आयोनाइजेशन एनर्जी एक स्टेप वाइज प्रोसेस है, सक्सेसिव प्रोसेस है। सक्सेसिव आयोनाइजेशन एनर्जी में हम आयोनाइजेशन एनर्जी का तब तक बात करेंगे जब तक वो स्टेबल नहीं हो जाए। यहाँ पे कहीं ना कहीं ऑक्टेट थ्योरी का बात हम कर रहे हैं, कहीं ना कहीं हम लोग स्टेबिलिटी का बात कर रहे हैं। तो सोडियम का स्टेबिलिटी इलेक्ट्रॉन निकालने में है, और इसका स्टेबिलिटी इलेक्ट्रॉन गेन करने में है। देखो ये आसानी से 7 से 8 हो सकता है। तो कोई भी एटम क्या चाहता है, तो कोई भी एटम ये चाहता है, देखो पूरे यूनिवर्स का लॉ है, पूरे ब्रह्मांड का लॉ है। जैसे मान लो तुम क्या चाहते हो, तुम चाहते हो कि कम से कम समय में हम ज्यादा से ज्यादा पढ़ रहे हैं। एटम क्या चाहता है, लिस्ट एनर्जी मोस्ट स्टेबिलिटी, है ना, ये चाहता है मोस्ट स्टेबिलिटी। और कब, जब इसको कम एनर्जी खर्च करना पड़े। तो इसका मतलब है ये ऑक्टेट कंप्लीट होने पे ध्यान देगा, इलेक्ट्रॉन को निकालने पे फोकस नहीं करेगा। क्योंकि इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए तो ज्यादा एनर्जी का इस्तेमाल करना पड़ रहा है। इसलिए इस फॉर्म में क्लोरीन का स्टेबिलिटी हम लोग नहीं पढ़ते हैं। क्लोरीन का स्टेबिलिटी हम लोग किस फॉर्म में पढ़ते हैं, Cl- के फॉर्म में। क्योंकि उस फॉर्म में उसको एक ही मोल क्वांटा का एनर्जी जरूरत पड़ेगा, ज्यादा स्टेबिलिटी हो जाएगा। तो सोडियम और मैग्नीशियम में अब आ ये रहे दोनों उस तो पे आ रहे उस पे। ये हम एवरेज कॉन्सेप्ट का बात किए, एवरेज। जब लेफ्ट से राइट जाएंगे तो आयोनाइजेशन एनर्जी इंक्रीज करेगा। लॉजिक, राइट हैंड साइड पी ब्लॉक है, वहां आसानी से इलेक्ट्रॉन नहीं निकाल सकते हैं। जहां आसानी से इलेक्ट्रॉन नहीं निकाल सकते वहां आयोनाइजेशन एनर्जी क्या कर जाएगा, इंक्रीज। सर 7 इलेक्ट्रॉन से ज्यादा नहीं निकाल सकता कोई भी एलिमेंट। मैक्सिमम आयोनाइजेशन एनर्जी हाइड्रोजन का ही होता है, उसके बाद नोबल गैस का। तुम ये भी बोल सकते हो कि लेफ्ट से राइट जाने पर आयोनाइजेशन एनर्जी क्यों इंक्रीज कर गया, क्योंकि सबसे राइट हैंड साइड कौन सा एलिमेंट होता है, बताओ, नोबल गैस। नोबल गैस। बताओ क्या नोबल गैस से इलेक्ट्रॉन तुम निकाल सकते हो, नहीं सर। नहीं निकाल सकते हो। इसका मतलब वो ज्यादा एनर्जी का डिमांड करेगा, आयोनाइजेशन एनर्जी इंक्रीज कर जाएगा। ये भी एक रीजन हो गया। लेफ्ट से राइट जाने पे आयोनाइजेशन एनर्जी इसलिए इंक्रीज करता है क्योंकि राइट हैंड साइड में पी ब्लॉक नोबल गैस बैठा हुआ है, जिसके ऑर्बिटल क्या होते हैं, फुलफिल्ड। तो फुलफिल्ड मतलब हाईली स्टेबल। तो हाईली स्टेबल है तो इलेक्ट्रॉन को लूज क्यों करेगा, नहीं करेगा। अगर करेगा तो अनस्टेबल हो जाएगा। अगर करेगा तो बोलेगा हमको क्या चाहिए, मैक्सिमम एनर्जी।
लेफ्ट से राइट जाने में आयोनाइजेशन एनर्जी हेलो इंक्रीज सर, कर गया। तब तो नोबल मैक्स हेलो सर, तब तो नोबल गैस का आयोनाइजेशन एनर्जी सबसे अधिक होगा। हाँ, सबसे अधिक होता है, तो सबसे अधिक। सर इसका तो सारा ऑर्बिटल तो फुलफिल है। आप इसे में बोले फुलफिल्ड से इलेक्ट्रॉन निकालना आसान नहीं है, उसके लिए ओके क्या सर। कहेगा वो? हाँ, उसके लिए कहेगा आपको मैक्सिमम एनर्जी दो। ओके सर। नोट कर लो। सेकंड इलेक्ट्रॉन निकालने से भी ज्यादा एनर्जी। हाँ, मैक्सिमम आयोनाइजेशन एनर्जी, मैक्सिमम आयोनाइजेशन एनर्जी होता है नोबल गैस का। जैसे 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 इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो आयोनाइजेशन एनर्जी तो कम होते जाएगा। अच्छा, देखते हैं ना, फुलफिल्ड। सक्सेसिव का बात नहीं कर रहे हैं, तुम बात करो सक्सेसिव का। यहाँ पे अभी हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, पीरियोडिक टेबल में लेफ्ट टू राइट, वो तुम बोल रहे हो सक्सेसिव का। यहाँ पे हम एक एटम या एलिमेंट लिए, एग्जाम में पूछ दिया कि पीरियोडिक टेबल में मैक्सिमम आयोनाइजेशन एनर्जी किसका होगा, नोबल गैस का। तो किसके ऑर्बिटल क्या होते हैं, फुलफिल्ड। फुलफिल्ड ऑर्बिटल क्या होता है, हाईली स्टेबल ऑर्बिटल। तो हाईली स्टेबल ऑर्बिटल से इलेक्ट्रॉन अगर हम निकालेंगे तो एनर्जी कितना लगाना पड़ेगा, मैक्सिमम। बताओ, मिनिमम एनर्जी किसका होता है? एस ब्लॉक। एस ब्लॉक लिथियम। एस ब्लॉक एलिमेंट में किसका? लिथियम। अल्कली मेटल। अल्कली अल्कली मेटल का। मेटल। अल्कली मेटल मतलब कौन सा ग्रुप? फर्स्ट ग्रुप। हाँ, क्योंकि अभी हम लोग लिखे कि लेफ्ट से राइट जब जाएंगे, लेफ्ट से राइट जाएंगे तो आयोनाइजेशन एनर्जी इंक्रीज करेगा। तो सबसे राइट वाले का ध्यान देना, इसका मतलब है पी ब्लॉक में जो सबसे राइट होगा, सबसे राइट मतलब एक्सट्रीम राइट। एक्सट्रीम राइट क्या होता है बताओ, नोबल गैस। सबसे दाहिने साइड एक्सट्रीम राइट। और हम किसका बात करेंगे यहाँ पे, सबसे लेफ्ट का, एक्सट्रीम लेफ्ट। सबसे लेफ्ट कौन सा है, तो सबसे लेफ्ट है मेटल्स। ग्रुप फर्स्ट है। अब बताओ, ग्रुप फर्स्ट ए में आयोनाइजेशन एनर्जी मिनिमम, क्योंकि एक ही क्वांटा एनर्जी लेगा, इलेक्ट्रॉन को लॉस कर देगा। इसके मिनिमम आयोनाइजेशन एनर्जी का मतलब क्या हो गया, जिस एटम के आउटरमोस्ट ऑर्बिट में वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होगा, एक इलेक्ट्रॉन होगा। एक इलेक्ट्रॉन को निकालने में एनर्जी कम लगेगा। तो बात समझ में आया, अल्कली मेटल का बैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होता है, 1। अब 1 से कुछ तो कम हो ही नहीं सकता है। अब बताओ, अब यहाँ पे एलिमेंट का नाम हो गया लिथियम, सोडियम, पोटासियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांसियम को छोड़कर। बताओ तो अल्कली मेटल में आयोनाइजेशन एनर्जी कम होगा, और सबसे कम किसका होगा इसमें, लिथियम। सबसे कम होगा सीजियम का आयोनाइजेशन एनर्जी। लिथियम का, यस सर। सीजियम का, सीजियम। सर हाइड्रोजन को क्यों नहीं लिए? हाइड्रोजन नहीं लिए उसको अल्कली नहीं बोलते इसलिए। नॉन मेटल। या लिख भी सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, लिख दो। अब ध्यान दो, इसलिए बोलते हैं सेल्फ स्टडी अच्छे से करो। बताए थे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में कि सबसे अच्छा मेटल बताओ जिसमें फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट सबसे आसानी से स्टडी कर सकते हैं, तो वह नाम बताए थे सीजीएम। हाँ, अब ध्यान दो, डाउन द ग्रुप जाने पे पहले लिखा दिए थे, पहला टॉपिक आज आयोनाइजेशन एनर्जी क्या करता था, डिक्रीज। देखो लॉजिक क्या है, लॉजिक एकदम क्रिस्टल क्लियर है। यहाँ एटम के सेंटर में न्यूक्लियस लिए, यहाँ लिए पहला ऑर्बिट, दूसरा ऑर्बिट, तीसरा ऑर्बिट, चौथा ऑर्बिट, पांचवा ऑर्बिट, छठा ऑर्बिट। देखो यहाँ पे हाइड्रोजन, यहाँ है लिथियम, सोडियम, पोटासियम, रुबिडियम, यहाँ पे है सीजियम। इसका ही हो गया इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस, और यहाँ हो गया इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस। बताओ कहाँ से इलेक्ट्रॉन निकालना आसान है, सीजियम से कि हाइड्रोजन से? सीजियम।
हाँ, चूंकि इसका इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से काफी दूर है, लूजली बॉन्डेड है, जैसे हम इसको एनर्जी दिए, ये बोला भैया हमको बहुत कम एनर्जी दो, क्योंकि हम ऐसे भी निकलना चाहते हैं, क्योंकि हमारा इंटरेक्शन न्यूक्लियस के साथ बहुत कमजोर है, हम ऐसे भी निकलना चाहते हैं। थोड़ा एनर्जी दिए, इलेक्ट्रॉन निकल गया। अब यहाँ पर को हाइड्रोजन है, ये कहेगा हमको तुम मैक्सिमम एनर्जी दोगे तब हम इलेक्ट्रॉन निकलने के बारे में सोचेंगे, क्योंकि इसका इलेक्ट्रॉन मोर क्लोज टू द न्यूक्लियस है। इसलिए डाउन द ग्रुप अमीनो एसिड डिक्रीज कर गया। बात समझ आया आप? यस सर। यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकालने में एनर्जी कम लगेगा, क्योंकि यहाँ निगेटिव पॉजिटिव के बीच में इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कम है। क्लास में पढ़े थे शिल्डिंग इफेक्ट, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। यहाँ शिल्डिंग इफेक्ट ज्यादा है, मतलब यहाँ ऑर्बिटल मोर शिल्डेड है टुवार्ड्स द न्यूक्लियस। ये ज्यादा एनर्जी का बात करेगा, ये कम एनर्जी का बात करेगा। यहाँ पे एनर्जी मैक्सिमम, यहाँ पे मिनिमम। तो डाउन द ग्रुप क्या हो गया? डिक्रीज। तो चलो बताओ ध्यान से, मिनिमम आयोनाइजेशन एनर्जी केमिस्ट्री में एग्जांपल बताओ, कौन सा एलिमेंट? आंसर आ गया? यस सर। सीजियम। बताओ मैक्सिमम आयोनाइजेशन एनर्जी एलिमेंट का नाम। हीलियम। नोबल फ्लोरीन। नोबल गैस में यस सर। हीलियम, क्योंकि ऊपर वाले का आयोनाइजेशन एनर्जी कम होता है, सॉरी ज्यादा होता है, नीचे वाले कम होता है। तो हीलियम का ज्यादा होगा, रेडॉन का कम होगा। सर हाइड्रोजन का ज्यादा क्यों नहीं होगा? अरे मैक्सिमम का जब बात करेंगे ये ले लेंगे, इसी का कोई एलिमेंट लेंगे। ध्यान दो, हम क्या बोले, इस ग्रुप में नहीं, पूरे केमिस्ट्री में। इस ग्रुप में तो हाइड्रोजन होगा ही, पूरे केमिस्ट्री में अगर तुमसे पूछ दिया जाए कि मैक्सिमम आयोनाइजेशन किस एलिमेंट का होता है, तो क्या नाम लिखोगे? हीलियम। पूरे केमिस्ट्री में मिनिमम आयोनाइजेशन एनर्जी किसका होता है, तो क्या नाम लिखोगे? सीजियम। सीजियम। अब बात समझ में आया? सर एक डाउट है हाँ, सर, ये मतलब कि सीजियम के नीचे फ्रांसियम क्यों नहीं लिया जाता है? क्लास में लिखा चुके हैं कि फ्रांसियम रेडियो एक्टिव एलिमेंट है। फ्रांसियम जो रेडियो एक्टिव एलिमेंट है, यहाँ पे स्टार साइन लगा देना। बट है तो अल्कली मेटल ना सर। हाँ, नहीं, इसको रेडियो एक्टिव एलिमेंट में, अल्कली मेटल में नहीं लेंगे। अल्कली मेटल मतलब हो गया लिथियम टू सीजियम। फ्रांसियम जो है वो एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट होता है, इसका अलग ही अपना एक कैरेक्टर होता है। तो जब भी डाउन द ग्रुप स्टडी करोगे, तो हाइड्रोजन से सीजियम तक स्टडी करना है, फ्रांसियम को छोड़कर। ओके सर। नोट हो गया? ये सर हो गया। नहीं सर, हल्का सा। नोट हो गया? यस सर। तो अब जवाब देना। जो है क्या ना कि साइंस में या केमिस्ट्री में, किसी भी सब्जेक्ट में जो तुम पहले पढ़ लिए उसका रिलेशन अपने आगे वाले से होता है। तो अब ध्यान दो, क्लास में हम लोग पिछले क्लास में डिटेल स्टडी कर चुके हैं एटॉमिक रेडियस का और आयनिक रेडियस का, शिल्डिंग इफेक्ट का। मतलब हम लोग इसका स्टडी कर चुके हैं ना।
साइज का स्टडी कर चुके हैं, एटम के फॉर्म में, आयन के फॉर्म में। तो अब यहां से एक कंसेप्ट क्लियर हो रहा है कि पीरियोडिक टेबल में साइज और आयोनाइजेशन एनर्जी के बीच रिलेशन। देखो तो लगा के नियम लग जाएगा ना। क्वेश्चन में आने के लिए सब कॉन्सेप्ट हो गया। देखो कैसे, ध्यान दो। ये था एस ब्लॉक, डी ब्लॉक, पी ब्लॉक। बताओ तो क्लास में क्या पढ़ाए थे? क्रॉस द पीरियड साइज क्या करता था? डिक्रीज। क्यों? क्योंकि इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या पढ़ाए थे? इंक्रीज। सिल्डिंग इफेक्ट। चेक करना कॉपी को। अब तो इसी पीरियड में आयोनाइजेशन एनर्जी क्या कर रहा है? इंक्रीज। तो साइज और आयोनाइजेशन रिलेशन एकदम करेक्ट आ गया। तो जो पीछे का चीज पढ़ो उसको रिलेट करो। अब बताओ ध्यान से। अब अगर हम बात करेंगे ग्रुप का, ये तो बात की पीरियड का कंसेप्ट आया था पीरियड में। ग्रुप में अब लोग ध्यान से, हाइड्रोजन है, लिथियम है, सोडियम है, पोटासियम है, रुबिडियम और सीजियम है। बताओ क्लास में पढ़ाए थे डाउन द ग्रुप साइज क्या करता है? इंक्रीज। क्योंकि नंबर ऑफ सेल्स इंक्रीज करता है। बताओ अगर हम डाउन द ग्रुप में लिखेंगे साइज इंक्रीज करता है, इसके रिस्पेक्ट में आयोनाइजेशन एनर्जी क्या करता था? डिक्रीज। इसका आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होता है? मिनिमम। इसका साइज क्या है? मैक्सिमम। तो ये फॉर्मूला काम कर जाएगा ना सब जगह। यस तो साइज और आयोनाइजेशन रिलेशन क्या हो गया? इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तो उसका लॉजिक क्या हो गया? लॉजिक ये हो गया कि जिस एटम का साइज छोटा है उसका इलेक्ट्रॉन मोर क्लोज टू द न्यूक्लियस है। मोर क्लोज टू द न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन को हम नहीं निकाल सकते हैं। अगर हम निकालेंगे तो एनर्जी बढ़ा के काम करना पड़ेगा। जिसका साइज बड़ा है उसका आयोनाइजेशन एनर्जी कम क्यों होता है? क्योंकि बड़े साइज एटम में ज्यादा नंबर ऑफ सेल्स होते हैं। इसमें कुछ इलेक्ट्रॉन्स ऐसे होंगे जो न्यूक्लियस से काफी दूर होंगे। काफी दूर वाले को निकालने में एनर्जी कम लगेगा, क्योंकि साइज वहां क्या होता है एटम का? लार्जर। कंसेप्ट क्रिस्टल क्लियर हुआ? यस सर मतलब साइज थैंक यू सर। इनवर्सली इक्वल टू वन बाय आर। साइज ये सब मेरे सब एटम बताने, के लिए है हाँ सर। ये सब के लिए है। इसलिए मेरे बताने का मकसद ये था कि जो पीछे का टॉपिक पढ़े उसको आगे के टॉपिक से रिलेट करते जाना है ताकि पढ़ाई आसान हो सके। बात समझ में आया? यस सर। तो चलो 5 मिनट बाकी है तो 3-4 क्वेश्चन करवा देते हैं प्रीवियस ईयर का, फिर तब इसमें आगे हम लोग बढ़ेंगे। जल्दी सर मिटाइए। एडवांस का क्वेश्चन अगली क्लास में कराएंगे। अभी करवाने आईआईटी मेंस का फटाफट बना के दिखाना। सर जो आप देते हैं वो सच में आईआईटी मेंस का ही होता है? हाँ जी, वो तुमको इजी पूरा, पूछता है मेंस में? हाँ क्वेश्चंस भेज देंगे। जो भी एनसीईआरटी का होगा एनसीईआरटी बोल देंगे, जो आईआईटी मेंस का होगा उसको आईआईटी मेंस बोल देंगे। क्वेश्चन लिखो। द मिनिमम आयोनाइजेशन एनर्जी, द मिनिमम आयोनाइजेशन एनर्जी फॉर, 4 ऑप्शन है। पहला है क्रोमियम +6, दूसरा है Mn+7, तीसरा है टाइटेनियम +4, स्कैंडियम 3+।
कह रहा किसका अविनाश एनर्जी इसमें सबसे मिनिमम होगा। सब मेटल है, सब पे चार्ज है, सब आयोनाइज होके बैठा हुआ है। मिनिमम अविनाश एनर्जी सर डी। आंसर है डी नंबर। हाँ सर डी होगा तो। हाँ यस सर। देखो ध्यान दो, इसमें पहला कंसेप्ट क्या लगेगा कि चारों आपस में क्या है, आइसोलेट। आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पेसीज है। क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉन होता है 24, 24 में से 6 निकला 18 इलेक्ट्रॉन, 25 में से 7 निकला 18 इलेक्ट्रॉन, 22 में से 4 निकला 18 इलेक्ट्रॉन, 21 में से 3 निकला 18 इलेक्ट्रॉन। आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पेसीज में हम पढ़ा चुके हैं कि साइज, अब क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है रिलेटेड टू साइज। आयोनाइज एनर्जी मिनिमम, ये मिनिमम होने के लिए साइज क्या होना चाहिए, मैक्सिमम। क्लास में पढ़ाए थे किसका साइज बड़ा होता है, जिसपे पॉजिटिव चार्ज कम होगा। इसमें सबसे बड़ा कौन सा आइटम होगा, स्कैंडियम, उसके बाद टाइटेनियम, उसके बाद क्रोमियम, और सबसे छोटा इसमें कौन सा होगा, मैग्नीज, है ना। क्योंकि पॉजिटिव चार्ज बढ़ने से साइज डिक्रीज करता है, क्लास में पढ़ चुके हैं। सर हम्म इस इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज का अर्थ क्या होता है, मतलब? इसमें इलेक्ट्रॉन का संख्या सेम हो, आइसो मतलब सेम, आइसो मतलब सेम, इलेक्ट्रॉनिक मतलब इलेक्ट्रॉन, है ना। जिसमें भी सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा उसको आइसो इलेक्ट्रॉनिक बोलते हैं। इसमें इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव निकाल देंगे, पॉजिटिव मतलब लॉस होगा, सब में इलेक्ट्रॉन को बराबर हो गया 18 18 18। तो यहाँ पे एक कंसेप्ट क्लास में पढ़ाए थे, आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पेसीज में इसका साइज छोटा होगा, इसमें पॉजिटिव चार्ज ज्यादा है, ज्यादा इलेक्ट्रॉन को निकाल रहा है, ज्यादा छोटा साइज है। ये कम इलेक्ट्रॉन को निकाल रहा है तो साइज बड़ा हो जाएगा। जो जितना इलेक्ट्रॉन को निकालेगा उतना साइज क्या होगा, छोटा। इसका साइज सबसे छोटा, इसका साइज सबसे बड़ा। अब ये बड़ा लेंगे तब ना छोटा मिलेगा। क्लियर हुआ। हाँ सर। यस सर। हाँ, नोट हो गया सबका। चलो एक लास्ट क्वेश्चन करो। टाइम हो गया है, अच्छा चलो ठीक है, तो अगले क्लास में करवाते हैं। थैंक यू सर। ठीक है, थैंक यू, थैंक्स टू ऑल ऑफ यू। से शुरू हुआ था। करवा दीजिए सर और एक ठो। अच्छा एक करवा देते हैं, एक चलो एक करवा करवा दो। देते हुआ था हैं। शुरू रुक जाओ, सर। आज चलो कोई बात नहीं, चलो करवाते हैं। बताओ, क्वेश्चन है which one is करेक्ट स्टेटमेंट। अब ये वाला एडवांस का है, इसमें ऑप्शन मोर देन वन है। पहला है कि मैग्नीशियम का अविनाश एनर्जी सोडियम से बड़ा होता है। बी नंबर में मैग्नीशियम का अविनाश एनर्जी एल्युमिनियम से बड़ा होता है। सी नंबर में नाइट्रोजन का अविनाश एनर्जी ऑक्सीजन से बड़ा होता है। डी नंबर में बोरोन का अविनाश एनर्जी नाइट्रोजन से बड़ा होता है, या बेरिलियम कर दो उसको, बेरिलियम से बड़ा होता है। ये साइन है इंक्रीजिंग ऑर्डर का। और 4 कौन कौन सा स्टेटमेंट इसमें से सही है बताना है। 1 और 4 1 और 4 सर, डी A और D। 1 और 1 4 है, उसके बाद 4। ये सही, ये सही है, और ये सही है, तीन सही आंसर है। सर डी, अच्छा वेरी गुड। यस सर। देखो लॉजिक क्या है, मैग्नीशियम का जो आउटर मोस्ट ऑर्बिट है क्या है बताओ,
3s2। इसका आउटरमोस्ट क्या है? 3s1। 3s1। कौन सा एटम ज्यादा एनर्जी चाहेगा इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए? मैग्नीशियम, क्योंकि इसका मैग्नीशियम। s फुलफिल्ड है, इसका s हाफ फिल्ड है। फुलफिल्ड से इलेक्ट्रॉन निकालने में ज्यादा एनर्जी लगेगा। बताओ, इसका आउटरमोस्ट ये है क्योंकि वो आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन निकालना है। इसका आउटरमोस्ट ये है। बताओ, क्या p स्टेबल है कि s स्टेबल है? S। हाँ, इसलिए इलेक्ट्रॉन यहां से जब निकालेंगे तो ज्यादा एनर्जी की जरूरत पड़ेगा। पहले हम बता देते हैं, उसके बाद पूछना। बताओ, नाइट्रोजन का आउटरमोस्ट क्या है? 2p3। 2p3। ऑक्सीजन का आउटरमोस्ट? p4। दोनों में स्टेबल कौन सा है? हाफ फिल्ड, नाइट्रोजन। इसका ऑर्बिटल स्टेबल नहीं है। स्टेबल मतलब p3 या p6। तो ज्यादा स्टेबल है वो इलेक्ट्रॉन निकालना चाहेगा? नहीं चाहेगा। अगर चाहेगा तो ज्यादा एनर्जी की डिमांड करेगा। बताओ, बोरॉन का आउटरमोस्ट क्या होता है और बेरिलियम का आउटरमोस्ट क्या होता है? यस सर। हाँ, सी वाला नहीं समझ में आया, एक बार फिर से बताइए ना। देखो, ये हम बता रहे हैं कि अगर हम ऑर्बिटल से कॉन्सेप्ट को अगले क्लास में दिखा देंगे, हमको ये देखना है कि कौन सा ऑर्बिटल आइदर फुलफिल्ड है या हाफ फिल्ड है। हेलो सर, इसमें तो इलेक्ट्रॉन, आइसो इलेक्ट्रॉनिक तो नहीं ना है? नहीं, इसमें आइसोइलेक्ट्रॉनिक नहीं है। इसमें कंपेयर करना है। जैसे तो कैसे मैग्नीशियम का कंपेयर आयन करेंगे? एनर्जी, इसमें सुनो तो पहले। आयन तो है ही नहीं है। इसमें इसमें तो आयन अरे तो आयन सर कैसे नहीं इसको ना बनेगा? बनेगा। मान लो बड़ा बड़ा तुमको एटम कॉन्सेप्ट दे से दिया। नहीं बना सकते हैं। हाँ, अगर एटम तुमको दे दिया तो यहाँ पे तुम दिमाग लगाओगे ना कि इसको एनर्जी देंगे तब आयोनाइज, एटम को आयोनाइज ओके सर। करके सोचना है। ओके यहाँ पे सर। लॉजिक, ये लॉजिक है। अगर हम इसको आयोनाइज करेंगे तो क्या करेंगे? इलेक्ट्रॉन निकाल के नहीं करेंगे। इसको भी आयोनाइज करेंगे तो इलेक्ट्रॉन निकाल के। आयोनाइज एनर्जी, मैग्नीशियम का आयोनाइज एनर्जी सोडियम से बेहतर क्यों होगा? क्योंकि इसका ऑर्बिटल भरा हुआ है। भरे हुए ऑर्बिटल से इलेक्ट्रॉन नहीं निकाल सकते हैं। अगर निकालेंगे तो उसको एनर्जी बढ़ा के देना पड़ेगा। ये एनर्जी बढ़ा के लेगा, इसके रिस्पेक्ट में एनर्जी बढ़ा के नहीं लेगा। तो हाँ, अभी जो बोलो। पढ़े बी नंबर समझ नहीं आया सर, अभी बी नंबर जो बताइए ना पढ़े अभी। हाँ, अभी जो पढ़े सर वो बी सर नंबर गलत बताइए। था, सीधे कॉन्फ़िगरेशन से कंपेयर करते हैं। हाँ, नहीं, देखो, ठीक है, तुम्हारा क्रॉस। देखो, अभी जो हम लोग पढ़े, ध्यान दो, पीरियडिक टेबल में जो भी हम लोग पढ़ते हैं एवरेज कंसेप्ट है, लेफ्ट टू राइट है ना। अक्रॉस द पीरियड मतलब क्या हो गया? यहां से लेके यहां तक का एक जनरल स्टडी करना है। पीरियड मतलब एक पीरियड में कितने एलिमेंट्स हैं सबका स्टडी करना है। एवरेज कॉन्सेप्ट क्या है? तो एवरेज कॉन्सेप्ट है कि जब यहां से यहां पहुंचे आयोनाइज एनर्जी बढ़ गया। क्वेश्चन जब दो एटम के बीच, बताओ, यहाँ ये दो एटम में कंपेयर करना है, यहां से यहां सोचेंगे ही नहीं। इसका मतलब है कि जब दो एटम दे दिया गया उसमें आयोनाइज एनर्जी कंपेयर करना है, यहाँ क्या काम करेगा? डेफिनेशन। डेफिनेशन कहता है यहां से इलेक्ट्रॉन निकालना आसान नहीं है, यहां से आसान है। अब बात समझ में आया? हमें लेफ्ट टू राइट वाला लगा दिया। तरह तो बहुत सारे ऐसे ही हो सकता है लेफ्ट लेफ्ट दो, लेफ्ट टू राइट वाला कॉन्सेप्ट तब काम करेगा जब बहुत सारे एलिमेंट दे देंगे। जैसे मान लो हम तुमको दे दिए सोडियम, पोटासियम, रुबिडियम, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन, फ्लोरीन, तब वहां काम करेगा। इसलिए अगले क्लास में डिस्कस करेंगे उसको। अभी हम क्या बोल रहे हैं? दो एटम में कंपेयर करना है तो गलती से भी लेफ्ट टू राइट मत लगा देना, नहीं तो फेल कर जाओगे। क्यों? क्योंकि लेफ्ट टू राइट कंसेप्ट किसके लिए है? जब बहुत सारे एलिमेंट दिए हुए रहेंगे, जैसे तुमसे पूछ दिया कि 5, 6, 7 एलिमेंट है, तब उसको अरेंज कर लेना।
यहाँ लेफ्ट टू राइट कंसेप्ट क्यों काम नहीं करेगा? क्योंकि दो ही एटम में कंपेयर करना है। तो जब भी हम लोग दो एटम में कंपेयर करेंगे तो स्टेबिलिटी का ध्यान रखेंगे, और बहुत सारे एटम में कंपेयर करेंगे तब ध्यान रखेंगे कि लेफ्ट से राइट जा रहे हैं कि टॉप से बॉटम में आ रहे हैं। अब समझ में आया बात? क्लियर हुआ कॉन्सेप्ट? बताओ। सर ये सेकेंड नंबर बताइए ना। सब तो वही है। बताओ इलेक्ट्रॉन कहाँ से निकालते हैं? आउटरमोस्ट से जी। हाँ इसका आउटरमोस्ट क्या है? 3s इसका आउटरमोस्ट क्या है? 3p1 3p1। दोनों में स्टेबल ऑर्बिटल कौन सा है? 3s2। तो ये क्यों चाहेगा इलेक्ट्रॉन निकालना? नहीं चाहेगा ना। एल्युमिनियम अभी भी फिराक में है कि हम 3p को खत्म कर लें और 3s2 में पहुंच जाए अंदर, ताकि स्टेबिलिटी मेरा बढ़ जाए। बात समझ में आया? यस सर। नाइट्रोजन का आयोनाइजेशन ऑक्सीजन से ज्यादा होता है। क्यों? तो इसका ऑर्बिटल क्या है बताओ? हाफ फील्ड। क्या ये हाफ फील्ड है? यस नहीं सर। है, ये हाफ फील्ड नहीं है। इसका मतलब है कि ये फुल फील्ड। जिस ऑर्बिटल का स्टेबिलिटी, बताओ इलेक्ट्रॉन कहाँ पे होते हैं? ऑर्बिटल में होते हैं। हमको आयोनाइजेशन एनर्जी के लिए इलेक्ट्रॉन निकालना है। कहाँ से निकालना है? ऑर्बिटल से। इस ऑर्बिटल से निकालना आसान नहीं है, इससे आसान था, इसलिए स्टेटमेंट ये वाला क्या हो गया? रॉन्ग हो। क्लियर हुआ कॉन्सेप्ट सबका? तो सर इस तरह बहुत सारे एलिमेंट में ऐसा हो सकता है कि वो अपने आगे वाले से कम हो या ज्यादा हाँ हो। बिल्कुल बिल्कुल, वही तो अगले क्लास में हम डिस्कस करेंगे। अगले क्लास में हम लोग यही डिस्कस करने वाले हैं। हाँ। हेलो सर, मतलब जब एलिमेंट का नेम दिया रहे तो कॉन्सेप्ट बदल जाएगा? वैसा कुछ नहीं है, कॉन्सेप्ट कभी बदलता है। सर आप पिछले बार हाँ तो बताए थे क्या ना, है? वो वाला कॉन्सेप्ट रॉन्ग, मतलब वो वाला कॉन्सेप्ट लगाएंगे तो गलत हो जाएगा आंसर। कौन सा? अभी पिछले बार बताए थे ना वो वाला। वो आइसोइलेक्ट्रॉनिक था, जो क्वेश्चन पर डिपेंड करता है ना। क्या ये दोनों आइसोइलेक्ट्रॉनिक है? सर वो आइसो इलेक्ट्रॉनिक से पहले भी वो अक्रॉस द पीरियड जो बताए थे ना वो वाला कॉन्सेप्ट। हाँ वही बता रहे थे। यहाँ पर हम क्या बताए? अगर मान लो, जैसे देखो, ये जो ट्रेंड है ना पीरियड टेबल का, तुमको पढ़ना क्या है? पीरियड टेबल पर मान लो एग्जाम में पूछ देगा अक्रॉस द पीरियड, तुम बोलोगे अविनाश जी इंक्रीज करता है। तो इससे इसका बेटर हम मतलब लोग है, ये नहीं कर सकते हैं सबका ये कॉन्फ़िगरेशन लिख के कंपेयर नहीं कर सकते हैं किससे, मतलब क्या बोले, जल्दी निकल सकता है इलेक्ट्रॉन। हाँ आसानी से। हाँ हाँ सब। देखो इसमें कंसेप्ट क्या है कि पीरियोडिक प्रॉपर्टीज हम लोग पढ़ते हैं ना, लेफ्ट से हाँ राइट में जितना एलिमेंट है सबका एवरेज स्टडी करके एक नियम निकालते हैं। बताओ इसमें दो ही एलिमेंट कंपेयर है ना, तो दो एलिमेंट जब दिया बढ़ेगा, वो हम अगले क्लास में दिखा देंगे। आयोनाइजेशन एनर्जी का जब न्यूमेरिकल बनाएंगे, तो आयोनाइजेशन एनर्जी के न्यूमेरिकल में सबसे खतरनाक कॉन्सेप्ट कौन सा है? स्टेबिलिटी ऑफ ऑर्बिटल। उससे आंसर बनाएंगे पहले, वो नियम लागू नहीं होगा। जैसे मान लो तुमसे हम पूछ दें, बोरोन है, कार्बन है और ऑक्सीजन है, यहाँ लेफ्ट टू राइट लग जाएगा। क्यों लग जाएगा? नहीं इसका स्टेबिलिटी ऑटोमोस्ट का है, नहीं इसका स्टेबल है, नहीं इसका स्टेबल है। बात समझ में आया? हाँ हाँ, तब यहाँ लेफ्ट टू राइट लग जाएगा। तो आयोनाइजेशन एनर्जी का क्वेश्चन बनाने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है हाफ फील्ड फुल फील्ड। वो नहीं है तब लेफ्ट टू राइट काम कर जाएगा। क्लियर? यस सर। चलो उसको अगली क्लास में आराम से करेंगे। यस। थैंक यू सर। थैंक यू, थैंक्स टू ऑल ऑफ थैंक यू यू। सर। पूरा एक सर क्लास इसमें लगेगा क्वेश्चन था कल। सर। सर हाँ क्वेश्चन था बोलो। वो सर, मतलब ज्यादा पूछ सकते सर, वो जो दिए थे ना बनाने के लिए, तो उसको थोड़ा हाँ कम बना। उसका अलग से क्लास रख देंगे, उसका टेंशन मत लो। सब्जेक्टिव वाला सर एक दो को नहीं बन रहा था। अच्छा कोई बात नहीं, उसका अलग से क्लास लगा देंगे, डाउट क्लास। सबको निकल गया सर लोगों। बाय। थैंक यू सर। थैंक यू।